आज से 20-22 साल पहले एक रेप होता है और उस रेप का जांच करने के लिए जिस अधिकारी को दिया जाता है पूरा जिम्मेदारी, पता चलता है कुछ साल के बाद वही अधिकारी, जांच करने वाला अधिकारी उसके साथ रेप कर देता है। उसके बाद फिर वो उस औरत के ऊपर आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं। वो राष्ट्रपति से जाके मिलती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाके मिलती है, उसके ऊपर आर्म्स ट्रेडिंग का आरोप लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जो मुख्यमंत्री का दरबार है उसमें मिलने के लिए आती है और उसी दरबार में उनसे कोई जर्नलिस्ट मिलता है और बिहार में इसी पटना में उसके साथ वो जर्नलिस्ट रेप कर देता है। इन 3-4 रेपों से उस औरत को 3 बच्चे हैं और आज भी वो तीनों के तीनों बच्चे का कोई बाप नहीं है, पहचान के लिए जूझ रही है। और जब सब कुछ हुआ उनके ऊपर सब सारे आरोप लगाए गए, आर्म्स ट्रेड का आरोप लगा ही, उसके साथ साथ उनके ऊपर हमले भी हुए। उनको इसी रांची में 3-3 गोलियां लगी, फायर किया गया और कुछ भी नहीं हुआ। कोई जांच का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आज क्यों इंपॉर्टेंट है ये कहानी जानना? इसलिए कहानी जानना इंपॉर्टेंट है कि इन सब में वो पत्रकार जिसने पटना के इसी पटना में इनका रेप किया था, उसका नाम है दानिश रिजवान। ये वही दानिश रिजवान है जिनका एक वीडियो आजकल पिछले 2 दिनों से मीडिया में खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें कि वो 1 मिनट के अंदर 3-4 फायरिंग कर देते हैं और वो वीडियो आपने देखा ही होगा। हालांकि वो अब उसके ऊपर अपना सफाई भी दे रहे हैं कि वो जो वीडियो है वो 8 साल पुराना है, 9 साल पुराना है, या जितने भी पुराने हैं वो पुराना वीडियो और उसमें उनको सजा मिल चुकी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का और तेजस्वी यादव जी का एक फेसबुक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे द्वारा एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट है ये तेजस्वी यादव जी ने नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी आमतौर पर 6 बजे के बाद शराब के नशे में होते हैं, तो उनके नशे का फायदा उठा करके उनके लोगों ने किया है। ट्वीट करने से पहले वीडियो की उनको सत्यता जांच लेनी चाहिए थी कि वीडियो कब का है। देखिए, वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में कई तरह के संदेह प्रकट कर रही है कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। जैसे कि मैं अभी आपको दिख रहा हूं, उस वीडियो में मैं आपको इतना मोटा नहीं दिख रहा हूंगा। दूसरा, आधे सेकंड में 4 राउंड रिवॉल्वर से कारतूस की फायरिंग हुई है। किसी भी दुनिया के किसी रिवॉल्वर से आधे सेकंड में 4 राउंड कारतूस की फायरिंग नहीं हो सकती है। उस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि इस तरीके का जब वीडियो डाला जाए तो कम से कम देख लिया कीजिए। हमेशा शराब के नशे में आप रहते हैं, ठीक है, रहिए, लेकिन शराब के नशे में आप रहते हैं और आपके सोशल मीडिया पे अनाप शनाप चीजें डाली जा रही हैं जिससे आहत को होकर मैंने खुद आपके ऊपर में FIR करने के लिए आवेदन दिया है। दूसरी चीज है, उस वीडियो को लेकर के मेरे ऊपर 2017 में ही कार्रवाई हो चुकी थी। मेरे हथियार के लाइसेंस को निलंबित किया गया था, रद्द किया गया था। बाद में न्यायालय ने उसको पुनर्जीवित किया, उस घटना को गलत मानते हुए पुनर्जीवित किया। मतलब साफ है कि आपके पिता को चारा घोटाले में अगर सजा हुई है तो उसी मामले में फिर दोबारा सजा कराएंगे क्या? अरे थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए तेजस्वी जी, कम से कम भारतीय न्याय संहिता का थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा कि एक मामले में अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, 2017 में सजा आपको मिल गई होगी हर्ष फायरिंग के लिए, लेकिन ये जो आपने रेप किया है, इस रेप में तो आज तक आपको सजा नहीं मिली है। और सिर्फ आपने रेप नहीं किया है, रेप तो आपने 2011 में किया है। न तो 2011 वाले रेप का आपको सजा मिला है और न ही आपको 2022 में जो आपने इनके ऊपर हमला करवाया इस औरत के ऊपर, क्योंकि जिसने हमला किया है 3 लोगों का CCTV कैमरा में है, तीनों की अरेस्टिंग भी हुई है और इस मामले में दानिश रिजवान की भी अरेस्टिंग हुई है। 2023 में 5 जनवरी 2023 को दानिश रिजवान की अरेस्टिंग हुई है। उसके बाद इनको पार्टी से निकाल दिया गया है और उसके बाद फिर पार्टी से निकालने के बावजूद 2024 में जब जीतन राम मांझी बनते हैं केंद्रीय मंत्री तो उनके एडवाइजर बने हुए हैं और एडवाइजर भी इलीगल ढंग से बने हुए हैं, क्योंकि किसी को भी मंत्री का एडवाइजर बनने के लिए जो अप्रूवल होता है वो अपॉइंटमेंट कमेटी से लेना पड़ता है, कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी से। लेकिन इनको बिना अप्रूवल के बना दिया गया एडवाइजर। क्यों बिना अप्रूवल के लिए बनाया गया है? क्योंकि अगर अप्रूवल लेने आते तो ये सारे केस जो इनके ऊपर हुआ पड़ा है, और ये कोई एकमात्र 2 केस नहीं है, रेप का केस 2011 वाला जो मैंने बताया और जो हमला इन्होंने करवाया उस औरत के ऊपर, ये तो 2 ही केस है। कम से कम 16-17 केस है इनके ऊपर। 16-17 केस का तो कागज सिर्फ हमारे पास है, हो सकता है कि और भी केस इनके ऊपर है, जिसमें चोरी चमारी से लेकर के हर छोटे से बड़े अपराध इनके ऊपर किए हुए हैं। तो उन सारे अपराधों के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। हम इस एक हाई प्रोफाइल अपराध का पूरी कहानी बताएंगे और बताएंगे कैसे दानिश रिजवान इसमें घुसे और कैसे दानिश रिजवान को आज तक इस हाई प्रोफाइल केस में
सजा नहीं मिली है। हर्ष फायरी में सजा 2017 में मिल गई, लेकिन इतने बड़े मामले में जिसमें कि रेप हुआ है, हत्या का प्रयास हुआ है, फिर भी सजा क्यों नहीं मिली है? वो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि इस रेप और हत्या के प्रयास में झारखंड के डीआईजी से लेकर के आईजी तक इन्वॉल्व है, इसलिए नहीं मिली है। इसको आपको कहानी को अगर सही से समझना है तो शुरू से आपको समझना होगा। शुरू से जाने के लिए आपको 20 साल पहले जाना पड़ेगा। 31 जुलाई 2005 को झारखंड के अलग अलग चैनलों पे और नेशनल चैनलों पे भी एक वीडियो वायरल होता है, यानी कि एक न्यूज चलता है जिसमें कि उस समय वहां के आईजी पीएस नटराजन और उसके साथ एक लड़की, दोनों का वीडियो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में होता है, सेक्सुअल पोजीशन में होता है और वो पूरा वायरल होता है। ये वही लड़की थी जिस लड़की ने पहले अपने एक दूसरे डीआईजी के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस लड़की को नौकरी देने का झांसा देकर के इनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया है या इनका रेप किया है। मामला ये हुआ था कि जो डीआईजी हुआ करते थे उस समय परवेज हयात इस लड़की का जो है वो बलात्कार किए। परवेज हयात के खिलाफ जब इन्होंने कंप्लेन किया, इस लड़की ने कंप्लेन किया, सुषमा बैद्रिक या फिर उर्फ पद्मा इनका नाम है, तो पद्मा ने जब कंप्लेन किया, सुषमा ने जब कंप्लेन किया, तब आईजी पीएस नटराजन को दिया गया कि आप इसकी जांच कीजिए। पीएस नटराजन जांच क्या करते, ये उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए ये प्रॉमिस किया कि हम तुमको न्याय तो दिला देंगे, लेकिन उसके बदले में हम तुम्हारा रेप करेंगे। और इन्होंने रेप एक बार नहीं कई बार रेप किया, और इन्होंने यहाँ तक कहा कि सिर्फ तुम्हें न्याय नहीं दिलाएंगे, तुम्हें नौकरी भी पुलिस की दिलवा देंगे। न तो उस औरत को, उस लड़की को, न तो नौकरी मिला है न न्याय मिला है। और मामला सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित होता है। जब दूसरा एफआईआर जब आईजी के खिलाफ ये कर रही होती है तो उसमें परवेज हयात का भी नाम होता है, उसमें आईजी साहब का भी नाम होता है जो पीएस नटराजन थे, और उसके साथ साथ वो उस विद्यालय के शिक्षक का भी नाम देती है जिसका नाम था मधुप्रिया, और उसके साथ साथ राजेश कजूर जो कि एक पुलिस अधिकारी थे, एसआई रैंक के थे। और राजेश कुजूर के बारे में ये औरत कहती है, ये लड़की कहती है कि राजेश कुजूर ने भी इनका जो है वो बलात्कार किया है और ये उसके पति हैं। मतलब राजेश कुजूर ने तो कहा कि हम तुमसे शादी कर लेते हैं, फॉल्स शादी कर लिया, और उसके साथ इसके साथ फिर रेप कहिए उसको या जो भी कहिए उसको, सेक्सुअल वायलेंस किया उसके साथ। तो इसमें लगभग 1 दर्जन लोगों का नाम इसमें दिया हुआ था इस एफआईआर में। केस हाई प्रोफाइल हो चुका था। जब केस हाई प्रोफाइल हुआ तो 2 अगस्त 2005 को एफआईआर हुआ। आईजी डीआईजी सब लोगों को अरेस्टिंग का उनके खिलाफ वारंट निकला, पीएस नटराजन जी का सस्पेंशन का ऑर्डर निकला, और उसके बाद फिर इस केस को दे दिया गया सीबीआई को। सीबीआई को केस देने के बाद, अरेस्ट वारंट निकलने के बाद जो आईजी साहब है वो फरार हो गए। फरार कितने दिन होंगे, कुर्की जब्ती हुई, उसके बाद फिर इनको पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया कोर्ट में, मामला चला। 6 महीने के अंदर ये अपना बेल लेकर के फिर आराम से घूमने लगे। 2012 में जाकर के इनका जाके सस्पेंशन हुआ था, तब तक आराम से ये फ्री में घूमते रहे। उसी दौरान ये भी मामला आया और बेल भी क्या मिला, 50,000 रुपये पे, जबकि ये आईजी साहब उस औरत को, उस लड़की को 25 लाख तक का दे चुके थे ऑफर की, इस केस को खत्म कर लो, 25 लाख रुपए रख लो। अब उसके बाद फिर ये मामला 2010-11 में 10 तक ये मामला हो चुका होता है। जब 10 आते आते जब पुलिस को, आईजी साहब को, पुलिस महकमे को ये लगता है कि अब ये मामला रुकेगा नहीं, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, तो इस औरत को फंसाने के लिए गुमला में इसके ऊपर एक एफआईआर किया जाता है। गुमला में क्या एफआईआर किया जाता है? गुमला में इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये झारखंड आर्मी चलाती है, जो झारखंड आर्मी नक्सली से लेकर के जितने भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज है उनको ये आर्म सप्लाई करती है। और उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है फॉल्सली, और वो व्यक्ति कहता है कि हमारा जो सरदार है वो कोई और नहीं बल्कि वो सुषमा उर्फ पद्मा है, जिसका कि रेप हुआ था। और उस मामले में इसकी अरेस्टिंग का वारंट निकल जाता है। जिस औरत का उसके पति का झांसा देकर के रेप किया गया, फिर डीआईजी साहब ने किया, फिर आईजी साहब ने किया, उसके ऊपर उल्टा एफआईआर हो गया कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो आर्म सप्लाई करती है सब लोगों को। फिर वो परेशान होकर के, अच्छा उस दौरान ये भी हुआ था, पुलिस इसके ऊपर नजर रखने के लिए
2 बॉडीगार्ड दे दिया था इसको, ताकि 24 घंटा ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, सब कुछ नजर रखे। हालांकि कहा गया कि इसका प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन ये औरत बार बार कहती रही कि हमको नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, ये लोग हमारे साथ इसलिए रहते हैं ताकि हमारा एक एक खबर आईजी साहब को पहुंचा सके। तो किसी तरह से उस पुलिस जो इनका बॉडीगार्ड था उससे नजर बचा करके ये भाग के दिल्ली जाती है। दिल्ली जाकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाती है, गिरिजा व्यास से मिलती है वहां पे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति तक से मिलती है। लेकिन उसके बावजूद इनको भरोसा नहीं होता है कि इनको कोई न्याय मिल सकता है, जबकि उसमें कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद फिर 10 जनवरी 2011 को पटना आती है। उस समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दरबार लगाना शुरू कर चुके होते हैं, जिसमें कि वो लोगों से मिलते हैं। ये जाती है वहां पे, अपना फरियाद रखती है कि उनका जान को खतरा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं ठीक है, तुम्हारा जो भी कुछ है मदद वो किया जाएगा। मदद क्या किया जाएगा, वहां पे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो कि आए हुए थे कवर करने के लिए उस दरबार को, और उसी में से बहुत सारे जर्नलिस्ट को इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाए, अपने अपने चैनल पे ले जाकर के लाइव इसका करवाया, और फिर शाम को इसको पटना रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिए कि अब आप जा सकते हैं। लेकिन पटना रेलवे स्टेशन पे जो इन्होंने बाद में एफआईआर किया, उस एफआईआर को सच माने तो इस औरत का कहना है, यानी कि पद्मा उर्फ सुषमा का कहना है कि स्टेशन पे कुछ असामाजिक तत्व मिले, इनको डर लगा, ये स्टेशन से बाहर आई, तो बाहर आते ही दानिश रिजवान मिले। ये वही दानिश रिजवान है जो मुख्यमंत्री के दरबार में उस समय जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने उस समय सुषमा को मदद किया, अपने चैनल पे लाइव करवाया, और फिर स्टेशन पे बाहर मिले जब इन्होंने बताया कि मेरे साथ स्टेशन में मुझे डर लग रहा है, कोई ट्रेन भी नहीं है, रात भर रुकना पड़ेगा क्योंकि रांची के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। तो ये दानिश साहब इनको अपने फ्लैट पे ले आते हैं, वहां पे खाना खिलाते हैं, और खाना में कुछ नशीला पदार्थ होता है, और इस औरत का कहना है कि उस नशीले पदार्थ के खिलाने के बाद इनके साथ रेप किया जाता है। अगले दिन ये सुबह की ट्रेन से वापस रांची चली जाती है, यानी कि 11 जनवरी 2011 को ये रांची चली जाती है, और 15 जनवरी 2011 को ये जाती है रांची के एसएसपी के इसका कंप्लेंट करने के लिए कि उसके साथ फिर से रेप हुआ है पटना में, और वो भी जर्नलिस्ट के द्वारा। और जर्नलिस्ट क्या, अभी हम पार्टी के जो नेता हैं, अब नेता वाला कसूरी बाद में बताएंगे। तो एसएसपी साहब क्या करते हैं, एसएसपी साहब पहले से ही इनका वेट कर रहे थे कि राष्ट्रपति और सबसे मिलने जा रहे हो, तो जो गुमला में केस हुआ था आम सप्लाई करने वाला, उसमें इनकी अरेस्टिंग कर ली जाती है और इसको जेल भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद जेलर इनको कुछ हफ्तों के बाद बताता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। उस समय जेलर को भी बताती है कि ये प्रेगनेंसी उसको जो हुआ है वो पटना में जो इस पत्रकार ने इनके साथ रेप किया उसके कारण हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद फिर ये मामला चलते रहता है। 2012 में सस्पेंशन फाइनली आईजी साहब का हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन तो हो जाता है, लेकिन सिर्फ सस्पेंशन न्याय नहीं होता है, सस्पेंशन होता है इमीडिएट रिमीडियल होता है। कोई आईजी साहब कोर्ट नहीं जाते हैं, हियरिंग में कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर उसी बीच में ये भी होता है कि इनको बच्चा भी होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गई थी जेल में ही। जुलाई में 2011 जनवरी में ये जेल जाती है, 15 जनवरी को, जुलाई में ये जेल से बाहर आती है। उसके बाद फिर सितंबर में 19 सितंबर 2011 को इनको एक बच्चा होता है उसी रेप के कारण, लेकिन उसके बावजूद कोई न्याय इनको नहीं मिल रहा होता। 12 में सस्पेंशन होता है। 2014 में इंटरेस्टिंगली रांची हाई कोर्ट में मामला सुना जाता है। सो मोटो लेता है रांची हाई कोर्ट और पूछता है कि भाई इसने हाई प्रोफाइल केस में कोई सुनवाई हो क्यों नहीं रहा है। जो लोग नहीं आ रहे हैं डेट पे, आईजी साहब नहीं आ रहे हैं, डीआईजी साहब नहीं आ रहे हैं, जो भी लोग नहीं आ रहा है इसमें सुनवाई को कॉपरेट नहीं कर रहा है, एक जांच कमेटी बिठाइए और जुडिशियल जांच कमेटी बिठा करके जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जो डिले कर रहे हैं इस केस को, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। 2014 में रांची हाई कोर्ट में ये जांच कमेटी बनती है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये मामला खिंचते रहता है, चलते रहता है। एक अन्याय के साथ न्याय कभी किया नहीं जाता है। इसी बीच में 5 जनवरी 2021 को रांची में ये औरत फाइनली जाकर के इस दानिश रिजवान के खिलाफ केस कर देती है। 5 जनवरी 2021 तक क्यों नहीं केस की, ये एक सवाल बनता है। हो सकता है ये कि दानिश रिजवान इसमें मदद कर रहे हैं उनको लगातार आगे तक भी, या जो भी केस हो। तो 11 सालों के बाद 2011 में 10 साल के बाद 2010 में इनके साथ रेप होता है, दानिश रिजवान के द्वारा किया जाता है। 2021 में जाकर के 5 जनवरी 2021 को ये एफआईआर जाके करती है रांची में दानिश रिजवान के खिलाफ, उसने हमारा रेप किया। और जो बच्चा है उस समय उसकी उम्र भी लगभग 9 साल हो चुकी थी, 9-10 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो भी कुछ है
वहां पे एफआईआर होता है। अब एफआईआर जैसे ही होता है तो पहले से आईजी साहब के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, डीआईजी साहब के ऊपर लटकी हुई थी तलवार, उसके अलावा राजेश कुजूर जिसको ये अपना पति कहती थी उसके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। इतने सारे लोग के ऊपर तलवार, और भी बहुत सारे लोग थे, लगभग 50 लोग कहते हैं जिसका नाम इसमें आ रहा था। इतने सारे लोगों के ऊपर तलवार जब लटकी हुई थी तो फैसला लिया दानिश साहब ने, और 2022 में इनके ऊपर हमला होता है। इस औरत के ऊपर 23 दिसंबर 2022 को इसके ऊपर हमला होता है इसी रांची में, और तब हमला होता है जब ये कोर्ट जा रही होती है उसी मामले की सुनवाई को लेकर के। इनको 3 गोलियां लगती है। अब दानिश रिजवान का कनेक्शन उस आईजी के साथ क्या है, डीआईजी के साथ क्या है, ये तो दानिश रिजवान ही बता सकते हैं पुलिस के इंटरोगेशन में। लेकिन जब अटैक होता है तो केस इनके ऊपर आईजी डीआईजी साहब का था, लेकिन जो अटैक कराने वाला है बंदा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ सामने आ गया था, उस सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ दिखा कि 3 लोगों ने अटैक किया है। 3 में से एक व्यक्ति उसमें से जिसका नाम फरहान था वो इस दानिश रिजवान का साला है। उसके अलावा मोहम्मद मुदस्सिर और उमर उर्फ मुन्ना, ये तीनों लोगों ने अरेस्ट किया, 3 लोगों ने बता दिया इनका नाम कि कौन कौन किसका किसका संबंध क्या है। लेकिन उसके बावजूद इस केस में न तो दानिश रिजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, अभी भी मामला लंबित है। हालांकि दानिश रिजवान साहब के ऊपर जब 2021 में ये लड़की एफआईआर करती है तो 2022 में मामला बहुत तूल पकड़ता है। ये जब 2022 में मामला तूल पकड़ता है तो ये पार्टी से रिजाइन करती है, पार्टी के अलग अलग पोस्टों से, स्पोक पर्सन के पोस्ट से रिजाइन करती है, लेकिन इनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन जब 2023 में 5 जनवरी 2023 को जब इनको अरेस्ट किया जाता है इसी आरा में जाकर के कोर्ट में ही जा रहे होते हैं अपना कुछ सुनवाई के लिए, क्योंकि मैंने जैसा बताया था इनके ऊपर 16-17 केस है, तो अलग अलग केस के ऊपर इनका सुनवाई होता रहता है। तो वैसे ही आरा में ये जा रहे थे अपनी सुनवाई के लिए, और वहीं से झारखंड पुलिस इनको दबोच लेती है। तब जाकर के हम पार्टी इनको रिमूव करती है, पार्टी के सभी पदों से इनको मुक्त करती है 9 जनवरी को। 5 जनवरी को घटना घटती है, अरेस्टिंग होती है, 9 जनवरी को इनको रिमूव किया जाता है। 9 जनवरी 2023 को इनको रिमूव किया जाता है, और 1.5 साल के भीतर 2024 में जीतन राम मांझी गया से सांसद बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं लघु उद्योग का, और इनको बना देते हैं अपना एडवाइजर। एडवाइजर भी कैसे बनाते हैं? एडवाइजर बनाने की जैसा मैंने प्रक्रिया बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट की अप्रूवल कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उसको नाम भेजना होता है कि मैं इस व्यक्ति को अपना एडवाइजर बनाना चाहता हूं। उस व्यक्ति का सारा बायोडाटा, सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सब कुछ भेजा जाता है, और फिर वो कमेटी अप्रूव करती है कि ठीक है आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से उस एडवाइजर को सभी सुविधा दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, बॉडीगार्ड दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, और ये सारा कुछ ये दानिश रिजवान साहब सारा फायदा उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं फायदा। एक व्यक्ति जिसके ऊपर 16-17 मामले हैं, दर्ज हुए पड़े हैं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो हर्ष फायरिंग का जो इतना वीडियो वायरल हुआ है इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो रेप, हत्या और 17 अलग केसेस बने हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और चल रहे हैं आराम से, एडवाइजर भी बन गए हैं। तो इसका जवाब देना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।